दोस्तों, स्मार्ट साइंस कैंपस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री। हमें पता है जो 12th केमिस्ट्री क्लास है उसमें जो बुक्स दी गई है बोर्ड द्वारा उसमें 17 चैप्टर हैं, 17 चैप्टर हैं। आगे पता नहीं कितने रह पाएंगे। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसमें अपन बात कर रहे थे तीसरे चैप्टर के बारे में। तीसरा जो चैप्टर है उसका नाम है क्या? वैद्युत रसायन, जिसके अंक हैं 4। तो ये जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्योंकि अपन को पता है केमिस्ट्री में मेनली 3 पार्ट आते हैं। एक तो आता है ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक और एक आता है फिजिकल। तो फिजिकल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। एक तो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, एक सॉल्यूशन विलयन, तीसरा चैप्टर आता है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और चौथा चैप्टर आता है केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी। तो आज हम बात कर रहे हैं, इस क्लास के अंतर्गत बात अपन कर रहे हैं वैद्युत रसायन के बारे में, जिसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ जो टॉपिक्स हैं अपन को पता है ऑनलाइन जो क्लासेस है उसमें थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होके अपन को तैयारी करनी होती है, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लासेस हैं उसमें टीचर और स्टूडेंट डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन ऑफलाइन में स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है या नहीं। तो हमें पता है कि जो प्रेजेंट की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस संचालित हैं। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले वैद्युत रसायन, क्योंकि इस पार्ट के 2 हैं भाग, एक तो है इलेक्ट्रो और एक है केमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकल और इस केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स। ये आता है। इससे संबंधित एनर्जी को अपन कहते हैं विद्युत ऊर्जा। इससे संबंधित ऊर्जा क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। और इससे संबंधित ऊर्जा क्या कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा। तो हम ये बात करेंगे ये होता क्या है वैद्युत रसायन, कहते किसे हैं? तो हमें पता है इंग्लिश वर्ड में 2 मीन है, एक तो इलेक्ट्रो है और एक क्या है? केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो में इलेक्ट्रिकल, जिसे विद्युत ऊर्जा से शो कर सकते हैं, और केमिस्ट्री में क्या आता है? केमिकल्स, जो रसायन होते हैं। तो इससे संबंधित एनर्जी क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा। तो यहां से अपन बात करेंगे कि वैद्युत रसायन की परिभाषा क्या होती है, वो अपन सुन लें। भौतिक रसायन विज्ञान की कौन सी ब्रांच में आता है ये चैप्टर? भौतिक रसायन। भौतिक रसायन में आता है, इसको अपन क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। तो परिभाषा क्या होती है इसकी? भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। दोबारा से सुन लें। भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। तो यहां ये तो डेफिनेशन हो जाती है, परिभाषा अपन कह रहे हैं किस किस के अंतर्गत? चेंजिंग अपन कह रहे हैं विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है किसी प्रोसेस में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, कोई अन्य प्रोसेस में रासायनिक ऊर्जा पुनः विद्युत ऊर्जा में बदल सकती है। तो इसमें इंटरचेंजिंग होती रहती है, एक एनर्जी दूसरी में कन्वर्ट होती है, दूसरी वाली पहली वाले में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रक्रम है वो चलता रहता है, ये रूपांतरण की स्थिति अनवरत रूप से चलती रहती है। तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत रसायन।
तो सीधी सी परिभाषा है कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इंटरचेंजिंग। तो सीधा सा है कि दोनों में अपन परस्पर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, और जिस ब्रांच में इसका अपन अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगी, वैद्युत रसायन। तो ये तो हो जाती है परिभाषा। आगे अपन बात करेंगे कि जो वैद्युत रसायन है इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। मुख्य रूप से जहां भी ये काम में आते हैं वैद्युत रसायन में सामान्यतः जो अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स का मतलब होता है हिंदी में उपापचय। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी उपस्थित होता है और अपचयन प्रक्रम भी उपस्थित होता है, मतलब दोनों स्थिति उपस्थित हैं। एक पदार्थ का तो क्या होगा, ऑक्सीकरण, दूसरे पदार्थ का क्या होगा, अपचयन। यदि दोनों प्रक्रिया या अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में उपस्थित है या दोनों प्रक्रम एक ही अभिक्रिया में सम्मिलित हैं तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स का मतलब ही होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों जो प्रोसेस हैं सम्मिलित होनी चाहिए। तो वैद्युत रसायन की जो भी नॉर्मल प्रोसेस होती हैं उन सभी में मुख्य रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो वैद्युत रसायन की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में, सेल। क्योंकि ये रूपांतरण किसके अंतर्गत होता है, तो ऐसा कोई साधन भी तो होगा, ऐसी कोई युक्ति भी तो होगी जिसके अंतर्गत ये रूपांतरण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेल। सेल होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है, एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो अपन बात करेंगे यहां पे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेल। अब सेल के लिए अपन बात करें परिभाषा क्या होती है, परिभाषा सुनेंगे, वह युक्ति जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है। वह युक्ति जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण होता है सेल कहलाती है। उसे अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जब दो या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो बैटरी का निर्माण होता है। बैटरी भी इसी का एक रूप है, क्योंकि सेल एक ही होता है। यदि एक से अधिक सेलों को या दो से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बैटरी का निर्माण होता है। तो सेल में कौन सी प्रोसेस हो रही है, विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा इन दोनों में परस्पर रूपांतरण उपस्थित होता है। अब यहां से हम बात करेंगे जो सेल है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो, वैद्युत रसायन के अनुसार। अब जो सेल दो प्रकार के होते हैं उनमें ए आता है विद्युत अपघटनी सेल। एक आता है कौन सा, विद्युत अपघटनी सेल, और एक दूसरा आता है विद्युत रासायनिक सेल। यहां केवल अपन इनकी परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनेशन क्या होती है, दोनों में अंतर क्या होता है, वो कैसे होता है वो देख लें। विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इस सेल का मतलब तो यही है कि विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में परस्पर रूपांतरण है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत क्या होता है, वह सेल जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वह सेल जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं। इसको अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, इसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहां अपन कह रहे हैं
वह सेल जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। यहां उदाहरण अपन देखें, एग्जाम्पल उदाहरण क्या मिलेगा, जैसे NaCl का जलीय विलयन है, जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन। NaCl को जल में घोलते हैं तो विलयन मिलेगा, उस विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो वहां विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनेगी या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। तो यह एग्जाम्पल किसका होता है, विद्युत अपघटनी सेल का। आगे अपन बात करेंगे विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, वह सेल जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उससे क्या कहा जाता है, विद्युत रासायनिक सेल। मतलब यहां तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बन रही है, लेकिन यहां रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल। एग्जाम्पल देखें, शुष्क सेल ले लें, माना कि टॉर्च में जो डलने वाला सेल है उसको अपन ले लें, उसको अपन शुष्क सेल कहते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध होता है। वहां अपन क्या करें, उसमें केमिकल्स भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं, तो उसके जब उसको बैटरी में लगाते हैं तो उसको लगाने के बाद वहां से विद्युत की प्राप्ति होती है या प्रकाशीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहां से अपन क्या कहते हैं, उस सेल में उपस्थित केमिकल्स परस्पर क्रिया करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा। जब वो काम में लिया जाता है तो उसकी जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो वह जो सेल है वो किसके अंतर्गत आता है, विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत। तो एग्जांपल अपन लें, उदाहरण के लिए शुष्क सेल, एग्जांपल डैनियल सेल भी होता है, उदाहरण सीसा संचायक सेल भी होता है, मरकरी सेल भी होता है। तो बहुत सारे जो भी सेल अपन सामान्यतः बात करते हैं वो कैसे आते हैं, विद्युत रासायनिक सेल होते हैं, जिनमें रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये अपने सेल पढ़े हैं दो, एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक होते हैं विद्युत रासायनिक सेल। अब यहां एक नाम है क्या, विद्युत अपघटन या विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो वे आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन करते हैं। जैसे NaCl है, अगर इसको जल में घोलें तो यह Na+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा, धनायन और ऋणायन का निर्माण होगा और जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसा सेल या ऐसा पदार्थ क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य। माना कि ग्लूकोज को जल में घोल दें, वहां आयन बनेंगे नहीं तो ग्लूकोज विद्युत अपघट्य नहीं है, लेकिन NaCl को जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- बनेगा, तो ये विद्युत अपघट्य कहलाएगा। अब इसके अंतर्गत जो सेल है जिस सेल में ये NaCl काम आता है उस सेल को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि विद्युत अपघट्य उसमें कार्य करता है, तो वह विद्युत अपघटनी सेल के अंतर्गत आता है। तो ये तो सेल हो गए दो, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आगे अपन बात करेंगे किसके बारे में, वैद्युत चालकता के बारे में या चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में। वैसे ये जो टॉपिक्स हैं वो फर्स्ट चैप्टर में आ जाते हैं, तो यहां से अपन कह सकते हैं चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी।
अब यहां से अपन कह रहे हैं पहला कौन सा आता है, चालक। चालक जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं इंग्लिश में। चालक जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है वो सुने, क्योंकि इसके अंदर तो अपन मुख्य रूप से चालक के बारे में बात करेंगे कि जो चालक है वो क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो यहां पर बात करेंगे सबसे पहले इसके बारे में, चालक जिसको अपन क्या कहते हैं, कंडक्टर। परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं। वे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करते हैं चालक पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि यहां पे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उनको अपन क्या कहते हैं, चालक पदार्थ। अब यहां से अपन कहेंगे कि जो चालक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये वो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो। अब इनमें से कौन कौन से आते हैं, एक पहला अपन पढ़ेंगे कौन सा है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। पहला कौन सा है, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। धातु से अपने देखिए, धातु धातु कोई भी ले, आयरन ले, कॉपर ले, क्रोमियम ले, सिल्वर ले, स्वर्ण ले, सभी क्या है, धातु। तो यहां पे अपन कहते हैं कि जो धातु है वो मुख्य रूप से अनेक परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, और उस परमाणु में एक तो नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर कौन प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन। माना कि यहां पर कह रहे हैं ये कोई धातु का टुकड़ा है, यह धातु अनेक परमाणुओं से मिलकर बनी है, एक परमाणु में नाभिक है और उसके चारों चक्कर कौन लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कभी नाभिक तो गति नहीं करता, केवल कौन गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां से अपन कह सकते हैं कि एक धातु में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और उनमें भी क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं अपन, किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। या किसी परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन जो संयोजन में भाग लेते हैं या बंध बनाने में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो धातु में क्या होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि ऐसे चालक जिनमें विद्युत धारा का चालन, या ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। यहां इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। क्योंकि धातु है तो धातु में तो मुख्य रूप से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, उन्हीं के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालन हो रहा है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं। तो यहाँ एग्जांपल अपन लें, जैसे सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, स्वर्ण है, ऐसी बहुत सारी धातुओं हैं, ऐसी बहुत सारी धातु हैं जो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं और जिनमें चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला आपने पढ़ा है क्या, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। अब यहां से अपन कहेंगे कि इनकी जो चालकता है उसको कुछ कारक प्रभावित करते हैं, कुछ कारकों पर निर्भर करती है। एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। यदि किसी धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगी, और जितने अधिक इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ही संख्या में इलेक्ट्रॉन की गति होगी और उतनी ही चालकता का मान बढ़ेगा। तो मतलब धात्विक चालकों की चालकता संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर
करती है। इसके अलावा एक पॉइंट आता है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति का मतलब है कुछ धातु ऐसी होती है अक्रिय, कुछ ज्यादा सक्रिय होती हैं, कुछ मध्यम क्रियाशील होती हैं। तो जैसी धातु होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी चालकता प्रदर्शित होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि किस धातु में कैसी प्रकृति है, कौन इलेक्ट्रॉन त्यागता है नहीं त्यागता है, उसके अनुसार भी चालकता का अंतर प्रदर्शित होता है। ऐसे अपन कहते हैं सबसे अच्छा चालक अपन कहते हैं तो कौन सा होता है, सिल्वर होता है। तो सिल्वर जो होता है उसमें गतिरोध बहुत कम होता है और आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो उसकी चालकता भी क्या होती है, अधिक। एक धातु कम क्रियाशील कह सकते हैं, एक निम्न क्रियाशील है, एक मध्यम क्रियाशील है, एक अधिक क्रियाशील है। तो सभी की प्रकृति अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग चालकता भी अलग अलग होती है। क्योंकि अपन होता है किसी में प्रतिरोध ज्यादा है, किसी में प्रतिरोध कम होता है। इसके अतिरिक्त धातु का घनत्व, घनत्व का मतलब होता है कि एक निश्चित आयतन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। एक धातु ऐसी होती है जिसको आसानी से अपन चाकू से काट सकते हैं, एक धातु ऐसी होती है जिसको अपन आसानी से नहीं काट सकते। तो दोनों की स्थिति अलग अलग है। जिसको अपन आसानी से काट सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से डोनेट कर देती है। एक धातु ऐसी टफ है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करती है, वह भी चालकता को प्रभावित करता है। इसके अलावा एक होता है क्या, ताप। इनमें से जो इंपॉर्टेंट कारक है वो ताप ही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो कारक है वो क्या है, ताप। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि धात्विक चालकों की चालकता ताप पर निर्भर करती है। यदि धातु का ताप बढ़ाया जाए तो चालकता के मान में कमी आती है। यदि किसी धातु का ताप बढ़ाया जाए तो चालकता के मान में कमी आती है। वो देख लें, इसको टेम्परेचर दे रहे हैं अपन। किसी धातु में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से अंदर घुसते हैं, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। लेकिन अगर इसका ताप बढ़ाया जाए तो यहां उपस्थित इलेक्ट्रॉन ताप को ग्रहण करके अपनी गति में परिवर्तन लाते हैं या गति की दिशा में परिवर्तन लाते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा सकते हैं, और ऐसे अगर जाएंगे उल्टे सीधे किसी भी दिशा में, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, माना कि दो इलेक्ट्रॉन परस्पर बढ़ गए, माना कि ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जा रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे। और टकराएंगे इलेक्ट्रॉन तो उनकी गति में अवरोध उत्पन्न होगा, और इलेक्ट्रॉन की अगर गति में अवरोध उत्पन्न होगा तो जो चालकता है उसके मान में क्या आएगी, कमी। तो चालकता का मान क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि ताप अगर बढ़ाया जाए तो धात्विक चालकों की चालकता कम होती है। उसका कारण है क्योंकि ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की दिशा में या इलेक्ट्रॉन की गति में अवरोध उत्पन्न होता है, जिससे चालकता के मान में कमी आती है। तो ये होते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। एग्जाम्पल जो भी अपनी धातु हैं, क्योंकि अपन को पता है आवर्त सारणी में लगभग 78% धातु उपस्थित होती हैं, तो वहां भी अपन ये कहें कि ताप बढ़ाने पर उनकी जो चालकता है उसके मान में भी क्या आती है, कमी आती है। तो ये तो हो गया पहला चालक, कौन सा, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। उसके बाद अपन बात करें कौन सा, दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कौन सा होता है चालक के अंतर्गत, दूसरा कौन सा है, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। दूसरा कौन सा होता है इसी के अंतर्गत, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। परिभाषा क्या होती है वो सुने, क्योंकि अपन ने नाम लिखा है आयनिक, मतलब इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, आयन। तो परिभाषा होती है ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा प्रदर्शित होता है।
तो उसे आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है, जिनमें आयन उपस्थित होते हैं। अब यहां से अपन कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनमें आयनों की संख्या अधिक होती है तो उसकी चालकता भी अधिक होगी। ऐसे पदार्थ जिनमें आयनों की संख्या कम होती है तो उसकी चालकता भी क्या होगी, कम। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो विद्युत अपघटनी चालक है उसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा प्रदर्शित होता है आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। उस पदार्थ में आयनों की संख्या बढ़ने के साथ चालकता के मान में वृद्धि होती है, तो ये विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लें, जैसे HCl का विलयन, और HCl का जो विलयन है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए या उसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाए तो वहां H+ और Cl- आयंस प्राप्त होते हैं और जिनके द्वारा चालकता प्रदर्शित होती है। तो ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। अब यहां से अपन कहेंगे मुख्य रूप से कारक कौन सा होता है इसके लिए, इफेक्टिव ताप। यदि ताप बढ़ाया जाए तो विद्युत अपघटनी चालकों की चालकता के मान में वृद्धि होती है। ताप अगर बढ़ेगा तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। उसका कारण क्या है कि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनी पदार्थ का वियोजन बढ़ता है। माना कि पहले HCl 90% वियोजित था, लेकिन ताप बढ़ाएंगे तो H+ और Cl- के मध्य उपस्थित आकर्षण बल उसके मान में क्या आएगी, कमी। तो उसका 100% आयनन हो जाएगा, और 100% अगर आयनन हो जाएगा तो आयनों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ जाएगी, जिससे चालकता का मान भी बढ़ेगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ाने पर आयनों की संख्या में या वियोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे आयनों की संख्या बढ़ती है तथा चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। तो यहां अपन ने पढ़ा है कौन सा, चालक के बारे में। चालक कौन कौन से हैं, दो हैं। एक तो है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, और दूसरा अपन ने पढ़ा है विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक। आगे अपन देखें, चालक तो हमने पढ़ लिया। यहां पर चालक के बाद दूसरा अपन बात करेंगे विद्युत रोधी या कुचालक। क्या कह रहे हैं, विद्युत रोधी या कुचालक। विद्युत रोधी या क्या कह रहे हैं, कुचालक। इसको अपन क्या कहते हैं, इंसुलेटर। परिभाषा क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करते, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित नहीं करते विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल अपन देखें, जैसे सूखी लकड़ी है, रबर है, कांच है, ये क्या होते हैं, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। ठीक है, अगला है अर्धचालक। अर्धचालक जो होते हैं उसको अपन कहते हैं सेमी कंडक्टर। अर्धचालक, अर्ध का मतलब होता है आधा, और चालक, अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है वो सुन लें। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता विद्युत रोधी तथा चालक के मध्य में उपस्थित होती है उसे अर्धचालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक तथा विद्युत रोधी दोनों के मध्य में उपस्थित होती है उसे अर्धचालक कहा जाता है।
इसके लिए मुख्य रूप से उदाहरण आता है सिलिकॉन क्रिस्टल, जर्मेनियम जो क्रिस्टल है वो अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो क्रिस्टल हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की तरह। तो ये हो जाता है तीनों पॉइंट। इसके अलावा एक नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट होता है कौन सा? जिसे अपन कहते हैं अतिचालक। अतिचालक को कहा जाता है सुपर कंडक्टर। परिभाषा सुने अतिचालक की। अति का मतलब है अधिक, मतलब चालक से भी अधिक, कि ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से भी अधिक होती है अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। या परिभाषा और दें कि शून्य प्रतिरोधकता तथा अनंत चालकता वाले पदार्थ अतिचालक कहलाते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन? शून्य प्रतिरोधकता तथा अनंत चालकता वाले पदार्थ। शून्य प्रतिरोधकता तथा अनंत चालकता वाले जो पदार्थ हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं? अतिचालक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। तो मुख्य रूप से ये तो अपना एक्स्ट्रा पॉइंट है। वैसे नॉर्मली अपना कौन सा पार्ट है इसमें? केवल चालक है, लेकिन ये तो अपन ने बताया है चालक के आधार पर पदार्थ अगर अपन देखें तो ये स्थिति भी अपनी उपस्थित होती है। तो अतिचालक का मतलब है बहुत अधिक चालकता, और बहुत अधिक चालकता का मतलब है सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा होता है? अनंत। अनंत होता है। और अगर अनंत चालकता है तो उसकी प्रतिरोधकता जो होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। तो शून्य प्रतिरोधकता तथा अनंत चालकता वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? अतिचालक। तो यहां से कुछ स्थिति आती है, कुछ पदार्थ 0 से 15 केल्विन के मध्य अतिचालक हो सकते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको ज्यादा गर्म किया जाता है लगभग 150 केल्विन से अधिक, तो वो अतिचालक की तरह कार्य कर सकते हैं। तो ये होते हैं चालकता के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अब यहां से अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक कंडक्टर। मतलब धात्विक तथा आयनिक चालकों के मध्य अंतर। धात्विक तथा आयनिक चालकों के मध्य अंतर। इधर अपन बात कर रहे हैं धात्विक चालक की, इधर बात कर रहे हैं किसकी? आयनिक या विद्युत अपघटनी चालक। सबसे पहले अपन बात करेंगे धात्विक चालक में। पहला पॉइंट क्या होता है? इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इनमें विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। आयनिक चालकों में इनमें विद्युत धारा का चालन आयनों के द्वारा होता है। आयन्स है, इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अपन कहेंगे इसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। यहां कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यहां अपन देखें, यहां ऑक्सीजन अपचयन की स्थिति आती है, तो यहां से अपन कह सकते हैं यहां रासायनिक परिवर्तन उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है यहां पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। यहां पदार्थ स्थानांतरित नहीं होता, केवल किसका मूवमेंट होता है? इलेक्ट्रॉन्स का। यहां अपन देखें आयन गति कर रहे हैं, मतलब Na+ जा रहा है, Cl- जा रहा है, मतलब Na+ क्या है? आयन है, और आयन क्या होते हैं? पदार्थ। यहां से अपन कह सकते हैं यहां पदार्थ का स्थानांतरण होता है। पदार्थ का स्थानांतरण होता है। अगला पॉइंट इसमें देखेंगे
ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। यहां अपन देखें ताप बढ़ाया जाए तो चालकता बढ़ती है। मैंने एरो लगाया ना, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है उसका मतलब इंक्रीज हो रही है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तो ताप बढ़ाने पर चालकता घटेगी, ताप बढ़ाएंगे तो चालकता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि धात्विक और जो आयनिक चालक हैं उनमें अंतर किस प्रकार से प्रदर्शित होते हैं। तो मुख्य रूप से यही अंतर होते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और आयनिक कंडक्टर के अंतर्गत। तो ये हो जाएगा मेटेलिक और आयनिक कंडक्टर में अंतर। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विद्युत अपघट्य, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य जिसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। परिभाषा देखेंगे अपन, इसके एग्जांपल्स देखेंगे और प्रकार देखेंगे। ध्यान से सुनना है होता क्या है। विद्युत तो विद्युत है ही धारा, अपघट्य का मतलब है अपघटित होने वाले। तो परिभाषा अपन कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो वे आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो वे आयनों में विभक्त हो जाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं तथा विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। तो सीधी सी परिभाषा है, इन्हें जल में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं, जल में, तो क्या मिल रहे हैं, आयन। क्या बन रहे हैं यहाँ पे, आयन, और ये किसका चालन कर रहे हैं, धारा का। तो ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर आयन प्राप्त होते हैं तथा विद्युत धारा का चालन प्रदर्शित करते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं ये, दो। अब दो में कौन सा होता है, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक होता है कौन सा, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसको अपन कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो परिभाषा सुने होती क्या है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाते हैं या 100% आयनन हो जाता है। तो उससे अपन क्या कह सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। उससे अपन क्या कहेंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल क्या आते हैं, सुन लें। स्ट्रॉन्ग एसिड, Sa का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। इसके अलावा होता है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण। और एक होता है दुर्बल अम्ल तथा स्ट्रॉन्ग क्षार से बने लवण। एग्जाम्पल देख लें। स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या होता है, HCl। स्ट्रॉन्ग बेस का NaOH। ये किसके अंतर्गत आएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य। इनको अगर जल में घोलें तो पूर्ण रूप से आयनों में विभक्त हो जाएंगे। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना लवण क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस क्या है, एसिडिक अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और वीक बेस क्या है, NH4OH। तो यहां से बनने वाला लवण क्या होगा, NH4Cl। इसके अंदर क्या आएगा, CH3
COONA। मतलब वीक बेस के अंतर्गत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत क्या आएगा, ये लिखेंगे अपन वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड के अंतर्गत आएगा एसिटिक अम्ल और स्ट्रॉन्ग बेस के अंतर्गत आएगा NaOH। दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा, नाम सुन लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है। ये है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण। एग्जाम्पल है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, नौशादर भी कहते हैं इसको। एक होता है वीक एसिड, दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण, ये है CH3COONA, जिसका नाम होता है सोडियम एसिटेट। क्या नाम है, सोडियम एसिटेट। और एक एग्जाम्पल क्या होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ, जैसे NaCl, NaOH और HCl से बना है NaCl। तो ये सभी एग्जाम्पल किसके आते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। यदि इनमें से किसी को भी जल में घोलें तो 100% आयनित हो जाएगा या पूर्ण वियोजित हो जाएगा। इस वजह से इसको अपन क्या कह सकते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, एक बार बता देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है NaOH और HCl से मिलकर बनाए ये तो डायरेक्ट अपना एसिड है, ये डायरेक्ट बेस है। ये किससे मिलकर बना है, HCl और NH4OH से। और ये किससे बना है, CH3COOH और प्लस में NaOH। तो ये बन रहा है। तो ये स्थिति किसके लिए आ गई, प्रबल विद्युत अपघट्य। अब आगे अपन बात करेंगे दूसरे वाले में। दूसरा कौन सा है, दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य, जिसको अपन क्या कहते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। परिभाषा सुने, दुर्बल का मतलब है बहुत कम, कमजोर। परिभाषा क्या होती है, ऐसे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो पूर्ण रूप से जल में आयनित नहीं होते, मतलब पूर्ण रूप से नहीं घुलते, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। इनका 100% आयनन नहीं होता। 100% नहीं होता तो कितना हो सकता है, 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, 70% हो सकता है, लेकिन 100 नहीं होगा। अब यहां से अपन कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका 100% आयनन नहीं होता क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो आयनित होती है, जो आयनों में विभक्त होती है, उससे वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहा जाता है। क्या कह रहे हैं अपन, विद्युत अपघट्य की वह मात्रा जो आयनों में विभक्त हो जाती है, उसे वियोजन की मात्रा या आयनन की मात्रा कहा जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं 60% है, 50% है, 70% है, ये क्या है, इसकी आयनन की मात्रा है। मतलब क्या हुआ, वियोजन कितना है, 60/100। अगर कुल भाग 100 है तो उसमें से 60 वियोजित हो रहा है, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, वियोजन की मात्रा। अब अपन सुन ले उदाहरण, वीक बेस, वीक एसिड, इसका एग्जांपल होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड में CH3COOH। इसके अलावा वीक एसिड और वीक बेस से बने लवण, और लवण कौन सा है, CH3COONH4। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका नाम एसिटिक अम्ल है, इसका नाम होता है अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट। तो ये स्थिति क्लियर है किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो अपन ने विद्युत अपघट्य पढ़े हैं दो, एक तो प्रबल और एक पढ़े कौन से, दुर्बल। तो दोनों विद्युत अपघट्य क्लियर होने चाहिए।
जैसे नॉर्मली मैंने जहाँ तक है वो कंप्लीट बताया है। कोई समस्या हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और मैं जितना मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर कंडीशन में स्टूडेंट को क्लियर होगा। तो आगे क्लासों में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। यहाँ इतना ही, धन्यवाद।